हेलो फ्रेंड्स, सीए सीएमए फाइनल 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन के अमेंडमेंट्स का ये बैच है आपके लिए खास। और मैं कोशिश करूंगा कि ये बैच बहुत ही डिटेल में अच्छे से आपको मैं समझाऊं। अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2024 जो इलेक्शन के बाद आया है वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। साथ में होंगे एप्लीकेबल आपके लिए लेटेस्ट सर्कुलर नोटिफिकेशन और केस स्टडी। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन टुकड़ों में। एक लंबे वीडियो के बजाय अगर मैं टुकड़ों में चैप्टर वाइज आपको समझाऊं, चैप्टर वाइज आपको अमेंडमेंट बताऊं, तो फायदा उससे यह होगा कि आप एक वीडियो को देखकर उसमें जितने चैप्टर यूज हुए हैं उसको आप अपने तरीके से तैयार कर लें। आपने जैसे भी पढ़ाई की, जहां से भी पढ़ाई की, आपके पास जो भी नोट्स है उसको आप अपडेट करेंगे। उसे अपडेट करने के बाद आप उन चैप्टर को, इस वीडियो में जिस चैप्टर को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, उन चैप्टर को अपने तरफ से कंप्लीट तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर का जहां तक सवाल है, आप सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल, जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है, उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप सीएमए के स्टूडेंट हैं तो सीएमए के स्टडी मटेरियल में ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो क्या किया जाए? अगर मेरी बुक है आपके पास तो वो भी आप यूज कर सकते हो, और अदरवाइज आप सीए फाइनल के भी स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस के लिए वो भी यूज कर सकते हो। वो बढ़िया विकल्प है, बढ़िया ऑप्शन। आप अगर पुराने 10 इयर्स कहीं से आपको मिल जाता है, वो आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो गलत है, क्योंकि वो अमेंडेड नहीं और उसमें हमेशा ही आप उलझे रहोगे। हाँ, अगर आपका लेटेस्ट एमटीपी है, सीएमए की मैं बात कर रहा हूं, लेटेस्ट एमटीपी है, आरटीपी है, अगर वो यूज कर सकते हो, उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है तो बहुत ही बढ़िया। अदरवाइज आपने जो भी तैयारी की थी, जहां से भी तैयारी की थी, वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने किए थे उसे बस मॉडिफाई करना है। और आप इंटर के तो स्टूडेंट हो नहीं, फाइनल के हो, तो जब मैं आपको चेंजेस बताऊंगा तो आप आसानी से उसे मॉडिफाई कर सकते हो उस क्वेश्चन। तो बस करना क्या है कि वीडियो देखा, इस वीडियो में जितने भी चैप्टर यूज किए जाएंगे, उस चैप्टर, हर वीडियो की बात कर रहा हूं, उस चैप्टर को अपने तरफ से फाइनल क्लोज कर दीजिएगा, कंप्लीट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज सर कौन कौन से चैप्टर यूज किए जाएंगे? आज मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर टैक्स रेट, डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, क्लबिंग और सेट ऑफ, ये मैं यूज करूंगा। जिस चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है, मैं उस चैप्टर को भी डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि इसमें चेंज नहीं है, ताकि कोई भी चैप्टर आपका छूट ना जाए। सभी चैप्टर्स में, मान लीजिए जैसे सेट ऑफ में, क्लबिंग में, आज हम इसको रख रहे हैं अपने लिस्ट में, टैक्स रेट, डिडक्शन, सेट ऑफ, क्लबिंग, ये 4 चैप्टर आज लिस्ट में मैंने रखा है। अगले वीडियो में कोई और चैप्टर उठाए जाएंगे, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर या 1 चैप्टर। अगर बड़ा है तो एक ही चैप्टर कई बार वीडियो में उठेगा, तो छोटा वीडियो होगा, आप कंप्लीट कीजिए उसको, और उसके साथ आपकी जो भी तैयारी करने वाला मटेरियल है उसको आप अमेंड कर लीजिए। मेरे नोट्स या जो भी आपको मिल रहा है, जैसे कि मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल भी आपके पास होना चाहिए, और जो कुछ मैं नोट्स, जो मेरे अपने नोट्स हैं, वो भी अगर आपके पास मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम चैनल में ही मैं नोट्स शेयर करता हूं, तो वहां से आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। तो मेरा कहना था कि जिसमें अमेंडमेंट नहीं है मैं वो भी लिख कर दूंगा कि ये 4 चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिए। इसका मतलब जिसमें अमेंडमेंट नहीं है, जैसे क्लबिंग और सेट ऑफ में अमेंडमेंट नहीं है, तो आपकी जो भी तैयारी करने वाले मटेरियल्स थे वो उससे आप पूरा कंप्लीट करो। लेकिन उसमें जहां तक आप टैक्स की कैलकुलेशन में आओगे, डिडक्शन यूज करने के लिए आओगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो टैक्स और डिडक्शन मिक्स करके आता है, तो उसके जो अमेंडमेंट्स हैं उसे यूज जरूर कीजिए। स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले टैक्स रेट से। टैक्स रेट, चलिए हम शुरू करें। टैक्स रेट कहां है अमेंडमेंट? जैसा कि आप जानते हो, थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफ कर दूं, तो नॉर्मल इनकम पे इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए स्लैब रेट अप्लीकेबल होता है, और बाकियों के लिए फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है। आप जानते हो, स्पेशल इनकम चाहे इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो,
LLP हो, रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स सबके लिए एक ही है, स्पेशल इनकम पे टैक्स रेट। तो नॉर्मल इनकम का जो टैक्स रेट अमेंड हुआ है उसमें एक फॉरेन कंपनी के लिए 35% का टैक्स रेट आ गया। ये है पहला चेंज। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रहना और उसमें हम ये नोट्स शेयर करते हैं और आप उसको डाउनलोड करिए, बाकी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ये है पहला चेंज। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट है 35%। यहां मैं आपको याद दिला दूं, कई बार क्या होता है 0.0001% चांस है कि फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बन जाए। एकेडमिकली तो चांस है ही, प्रैक्टिकल लाइफ में तो विदेशी कंपनी कभी नहीं रेजिडेंट बन पाते, नहीं बनना चाहते, कभी बनते नहीं। लेकिन अगर हम बात करें कि एग्जाम में एकेडमिकली अगर आपने कंडीशंस पूरे कर दिए, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पूरे साल में एट एनी टाइम इंडिया में आ गया, तो वो रेजिडेंट बन जाता है। रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, दोनों ही परिस्थिति में विदेशी कंपनी का टैक्स रेट 35%। याद रखिए, सरचार्ज इनका चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ टैक्स रेट, वो भी नॉर्मल इनकम का टैक्स रेट चेंज हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओल्ड टैक्स रिजीम का जो स्लैब रेट था उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो एज इट इज ऐसे ही था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में चेंज आया है। न्यू टैक्स रिजीम में ये बन गया है अब आपका नया स्लैब, 3 लाख तक 0, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15 और 15। इसके बाद ये तो आप लगा दोगे, परसेंटेज तो कैलकुलेट कर लोगे। इसके बाद अगर हम सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की जगह पर 75,000 अप्लीकेबल होगा, और फैमिली पेंशन में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 के साथ कंपेयर हम करते थे, वो अब 25,000 से कंपेयर होगा। लेकिन ये तब होगा जब एसएससी ऑप्ट करता है न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है जी। आइए, जो मेजर चेंज है हम उस पर अब आ जाते हैं। मेजर चेंज है कैपिटल गेन के रेट। कैपिटल गेन के रेट में मेजर चेंज है। बाकी लॉटरी इनकम कोई चेंज नहीं है, ऑनलाइन गेमिंग कोई चेंज नहीं है, ब्लैक मनी कोई चेंज नहीं है। यहां पर ये चेंज है और समझ लीजिए जबरदस्त। इसे बहुत ही सावधानी से एग्जाम के लिए तैयार कीजिएगा। समझ लीजिए कि आपके अमेंडमेंट्स के टॉपिक में सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, कैपिटल गेन टैक्स रेट। देखिए, ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स, लिस्टेड इक्विटी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स, ये 3 इंस्ट्रूमेंट अगर शॉर्ट टर्म जनरेट करें कैपिटल गेन तो 111 है, और अगर लॉन्ग टर्म जनरेट करते हैं तो 112 ए में आते हैं। जानते हैं आप लोग ये? यहां पर शॉर्ट टर्म का टैक्स रेट 15% हुआ करता था। लॉन्ग टर्म का टैक्स रेट होता था 10%, 1 लाख के ऊपर। अब है लॉन्ग टर्म का टैक्स रेट 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1,25,000, और शॉर्ट टर्म का टैक्स रेट है 20%, 15% की जगह पे। लेकिन यहां एक छोटी सी समस्या है। वो समस्या अगर मैं आपको बताऊं, समस्या अगर मैं डिस्कस करूं, तो वो है 23 जुलाई 2024। आप ऐसा समझ लो, समझ लेना कि ये यहां पर मैं पार्टीशन डाल रहा हूं, ईयर पार्टीशन 23 जुलाई। पार्टीशन के पहले इस टाइम पीरियड में आप अगर बेचते हो इस इन इंस्ट्रूमेंट्स को, तो 111 ए का टैक्स रेट है 15% फ्लैट, और 112 ए का टैक्स रेट है 10%। लेकिन यहां भी एक चेंज है, इन एक्सेस ऑफ 1.25 लाख
यानी ये जो 1.25 लाख 1,25,000 की छूट है, ये बिफोर पार्टीशन भी है और आफ्टर पार्टीशन भी है। मैं पार्टीशन वर्ड यूज करूं, बिफोर पार्टीशन भी है और आफ्टर पार्टीशन भी है। यानी 1,25,000, पहले 1 लाख रुपए हुआ करता था, 1,25,000 की छूट पार्टीशन के पहले भी मिलेगा, बाद में भी मिलेगा। पहले टैक्स रेट लगेगा इन एक्सेस ऑफ 1,25,000 10%। और अगर यहां आपने बेचा है तो इसका टैक्स 20 आ गया और इसका टैक्स आ गया 12.5 इन एक्सेस ऑफ। सर ये दोनों रटना पड़ेगा या न्यू रट के जाए? नहीं, दोनों रटना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल से तो सिर्फ एक ही एप्लीकेबल है। लेकिन यहां पर आप देखें तो ये टाइम पीरियड आपके पास आ रहा है। इस टाइम पीरियड में अगर आपने बेचा, यानी इस बार एग्जामिनर जब आपको क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन में वो डेट ऑफ ट्रांसफर भी देगा। अगर इस टाइम पीरियड में आपने बेचा पार्टीशन से पहले, मैं पार्टीशन यूज करूंगा वर्ड, पार्टीशन से पहले, तो ओल्ड रेट ऑफ टैक्स है 111A में। 112A में 10% ओल्ड है, लेकिन एग्जम्पशन 1 लाख के बजाय 1,25,000। ठीक है, ओके। सेकेंड थिंग, ये तो क्लियर हो गया जी। सेकेंड थिंग ये है कि आपका जो कैपिटल गेन दूसरे कैपिटल गेन है। अब मैं दूसरे कैपिटल गेन की ओर आता हूं। भाई शॉर्ट टर्म को अगर मैं 2 टुकड़ों में बांटूं तो एक तो 111A वाले हो गए और एक अदर्स। 111A वाले स्पेशल इनकम की कैटेगरी में आते हैं और स्पेशल इनकम का जो फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है, पार्टीशन से पहले 15% लगेगा और पार्टीशन के बाद 20 लगेगा, वो वही अप्लीकेबल। लेकिन जो शॉर्ट टर्म दूसरे बच गए, वो दूसरे शॉर्ट टर्म नॉर्मल इनकम माने जाते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ का क्वेश्चन कर रहे हो आप तो स्लैब रेट लगाओगे। ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड है तो ओल्ड वाला लगाओ, न्यू है तो न्यू वाला लगाओगे। और अगर कंपनी का, फर्म का, एलएलपी का कर रहे हो तो फ्लैट रेट जो भी उनके लिए एप्लीकेबल है नॉर्मल इनकम पे, वो एप्लीकेबल होगा। यहां कोई चेंज नहीं है, मैं बस डिस्कस करके दे रहा हूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के 2 वेराइटी बना दी। अब आते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक तो 112A में है, जिसको अभी अभी मैंने डिस्कस किया, पार्टीशन के पहले का टैक्स, पार्टीशन के बाद का टैक्स। और दूसरा जो अदर लॉन्ग टर्म है, यहां पर सरकार ने पहले 20% टैक्स हुआ करता था और लॉन्ग टर्म में हम इंडेक्सेशन भी देते थे। लॉन्ग टर्म में हम इंडेक्सेशन भी देते थे। अब सरकार ने कहा कि इंडेक्सेशन हम नहीं देंगे, नो इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन समाप्त कर दिया और टैक्स रेट कर दिया 12.5%। इंडेक्सेशन नहीं देंगे तो आपके एग्जाम के लिए अगर हम सोचें तो ये अच्छी बात हो गई। इंडेक्सेशन गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन गया। लेकिन समस्या यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन तब जाएगा जब आपने पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के बाद बेचा हो। यानी 23 जुलाई ऑनवर्ड अगर आपने बेचा तो आपका इंडेक्सेशन गया। लेकिन अगर आपने 23 जुलाई से पहले बेचा तो इंडेक्सेशन आपको मिल रहा है, टैक्स रेट आपका 20% होगा। अब प्रश्न उठता है कि जो बीच में एक इंडेक्सेशन की और चीज लेकर सरकार आ गई कि एक इंडेक्सेशन का मामला और है। आपको मैं एक चीज और दिखा देता हूं यहां पर, जो मैंने स्पेशली कैपिटल गेन के लिए रखा था। कैपिटल गेन में भी वो चेंजेस आपको मैं दिखाऊंगा। इंडेक्सेशन इन डिटेल यहां भी बता रहा हूं। यहां पर तो टैक्स रेट सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं मैं, कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन को और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, where LTCG arises from transfer which takes place before 23rd/7/2024. The benefit of indexation is allowed for cost of acquisition and cost of improvement. पार्टीशन से पहले अगर बेचा आपने
तो इंडेक्सेशन वही होगा जैसे पहले किया करते थे हम, और रेट ऑफ टैक्स 20% अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर पार्टीशन के बाद बेचा, पार्टीशन के बाद का मतलब मैं लेता हूं 23 जुलाई और उसके आगे, 23 जुलाई भी इसमें आ जाएगा। पार्टीशन के बाद अगर आपने बेचा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जहां भी इंडेक्सेशन आप जानते थे वो अब नहीं, मोटा मोटा तो पहले ये समझ लीजिए, जहां भी आप लॉन्ग टर्म जानते थे वो अब नहीं होगा। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि एक इंडिविजुअल एचयूएफ का कुछ केस हमने पढ़ा था जहां पर सरकार ने बाद में बजट को अनाउंस करने के बाद दोबारा से अपने आप को बैक करके वहां पर इंडेक्सेशन दे दिया। वो कौन सी चीज है, क्या उसे हमें याद रखना पड़ेगा एग्जाम में, बहुत दुरुस्त तरीके से याद रखना, बताता हूं। अब नियम सुनिएगा, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है पहली शर्त, रेजिडेंट है दूसरी शर्त, लैंड बिल्डिंग बेच रहे हैं पार्टीशन के बाद तीसरी शर्त, और वो लैंड बिल्डिंग आपने खरीदा था पार्टीशन से पहले, लैंड बिल्डिंग जो आपने पार्टीशन के पहले खरीदा है और पार्टीशन के बाद बेच रहे हैं, आप इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट है, तो लैंड बिल्डिंग के केस में आपको इंडेक्सेशन ऑप्शनल दिया गया है। मतलब आप चाहो तो इंडेक्सेशन करके जो आपका कैपिटल गेन है उस पर 20% टैक्स दो, बिना इंडेक्सेशन के अगर आप चाहो तो 12.5% टैक्स दो, ये आपकी अब मर्जी है। अब यहां पर अगर आप यही याद करके चले गए कि जी लैंड बिल्डिंग में मर्जी है हमारी, तो गलत हो जाएगा। पार्टीशन से पहले अगर बेचा है लैंड बिल्डिंग तो कोई मर्जी नहीं है, इंडेक्सेशन होगा ही होगा। पार्टीशन से पहले बेचा है तो कोई मर्जी नहीं चलेगी, इंडेक्सेशन होगा ही होगा। पार्टीशन के बाद बेचा है तो इंडेक्सेशन आपके ऑप्शन में आ गया अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट हो तो, और ये मर्जी सिर्फ लैंड बिल्डिंग के लिए है, बाकी किसी भी एसेट के लिए नहीं। मर्जी को कैसे आप एग्जाम में शो करेंगे, उसके लिए तो मैं कैपिटल गेन वाला चैप्टर मैंने रखा था कि कैपिटल गेन में आपको दिखाऊंगा कि आप मर्जी को कैसे शो करेंगे। जैसे यहां देखिए एक क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं, यहां पर बिल्डिंग बेची गई है राम के द्वारा, मान लेते हैं राम रेजिडेंट, बिल्डिंग बेची गई, लेकिन बेचा कब है बिल्डिंग, 11 जुलाई 2024 यानी पार्टीशन के पहले। तो यहां पर आप प्रॉपर इंडेक्सेशन करोगे, देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो मर्जी, प्रॉपर इंडेक्सेशन होगा, प्रॉपर इंडेक्सेशन किया जाएगा। तो वो जो 12.5% का टैक्स है बिना इंडेक्सेशन के वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और इस पर टैक्स रेट क्या आएगा, 20% टैक्स रेट आएगा। अब यहीं पर अगर मैं और भी क्वेश्चन दिखाऊं, ढेरों क्वेश्चन है वैसे तो, जहां मैंने ऑप्शन दिखाया है आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट लगेगा। तो वहां मैंने शो किया है कि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। जरा ये तो नॉट अवेलेबल वाला आ गया, चलो कैपिटल गेन में दिखा दूंगा किस तरीके से हम उसको शो करते हैं इंडेक्सेशन के बेनिफिट को। पहले मैं इंडेक्सेशन करवा देता हूं और फिर बिना इंडेक्सेशन के कैलकुलेशन करता हूं, आंसर दिखाता हूं, और फिर वहां हम ऑप्शन डाल देते हैं कि इंडेक्सेशन हमारे बेनिफिट में है। फॉर एग्जांपल ये यहां आ जाते हैं, यहां ये 15 नंबर एग्जांपल, यहां पर हमने 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर को बेचा है रमेश ने, क्या बेचा है, मकान बेचा है 16 अक्टूबर को। तो यहां जब मैं आंसर कर रहा हूं, पार्टीशन के बाद है, आंसर कर रहा हूं तो पहले मैंने प्रॉपरली इंडेक्सेशन कर दिया। एग्जाम में भी आपके लिए यही सुविधाजनक होगा कि पहले आप इंडेक्स से, अगर आपके पास ऑप्शनल इंडेक्सेशन आ गया तो आप इंडेक्सेशन प्रॉपरली पहले करो, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन ज्यादा बड़ा होता है, उसको आप बाद में वर्किंग नोट में मत डालो, आप प्रॉपरली इंडेक्सेशन करके आंसर लाओ, और फिर नीचे बिना इंडेक्सेशन के आंसर तो कैलकुलेटर पे आ जाएगा, सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद यहां पर देखिए जैसे मैंने लिखा है कि आपका टैक्स रेट 20% बनेगा, इसके ऊपर तो टैक्स बनेगा आपका 1,22,443, ये टैक्स बना विद इंडेक्सेशन। फिर मैं 112 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए विदाउट टेकिंग बेनिफिट मैं देखूंगा तो मेरा ये कैप गेन आ रहा है और इसके ऊपर 12.5% का टैक्स आ रहा है, तो मुझे इंडेक्सेशन इज फेवरेबल, बेनिफिशियल लग रहा है, तो मैं लिख दूंगा कि बेनिफिशियल हमारा क्या बन गया जी, इंडेक्सेशन। ये मैं बताना चाह रहा था आपको। वापस आ जाते हैं, तो हमारे पास टैक्स रेट में
लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का तो क्लियर हो गया कि शॉर्ट टर्म दो ही प्रकार के, 111 ए वाले और दूसरे नॉर्मल होते हैं। 111 ए वाले में दो आंसर आ गया, पार्टीशन के पहले 15%, पार्टीशन के बाद 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 112 है तो पार्टीशन से पहले अगर बेचा है आपने तो 10% इन एक्सेस ऑफ 1,25,000, पार्टीशन के बाद बेचा है तो 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। लेकिन अगर दूसरा एलटीसीजी है जो 112 वाला एलटीसीजी है, वहां पर 20% टैक्स रेट हुआ करता था, इंडेक्सेशन वगैरह हम देते थे, वो अब खत्म कर दिया गया है और अब है 12.5% टैक्स रेट विदाउट इंडेक्सेशन। लेकिन अगर पार्टीशन से पहले बेचा है तो पुराने नियम एज इट इज एप्लीकेबल है, यानी जो आपने पढ़ा था कभी 2023 के बजट के साथ, जो आपने अपनी पढ़ाई की है, स्टडी की है, वो एज सच एप्लीकेबल है अगर पार्टीशन के पहले बेचा और पार्टीशन के बाद अगर बेचा है तो इंडेक्सेशन खत्म हो गया, 12.5% का टैक्स आएगा। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ अगर लैंड बिल्डिंग बेचता है पार्टीशन के बाद तो उनको 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा टैक्स रेट में कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। आप टैक्स रेट आपने जैसे भी किया था वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। यहां पर 87A जो रिबेट हुआ करता था, रिबेट 12.5%, ध्यान होगा आपको, 12,500 और बेसिक टैक्स एक्सक्लूडिंग 112A विच एवर इज लोअर मिलता था ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में 25,000 और बेसिक टैक्स विच एवर इज लोअर मिलता है। लेकिन यहां पर इन्होंने चूंकि 7 लाख की अपर लिमिट एक डाल दी, आपने देखा कि पहले 3 लाख तक टैक्स 0 है और 3 से 7 लाख तक टैक्स वो दे रहे हैं 5%। तो रिबेट जो चला गया वो 7 लाख के कॉलम में चला गया, यानी अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है न्यू टैक्स रिजीम तो रिबेट कैसे आएगा, 7 लाख से ऊपर है तो रिबेट कैसे आएगा। उन दोनों के लिए मैं यहां पर आपको एक सिंपल तरीका समझाता हूं। वैसे ये भी सिंपल है जो मैं दिखा रहा हूं, यहां भी रिबेट का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आप इस नोट से भी आप आंसर कर सकते हो, लेकिन अलग से मैं आपको और सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर आपकी टीटीआई, हम बात कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम में, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंडिविजुअल के लिए जो रेजिडेंट। पहला केस, अगर उनकी टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है तो रिबेट का फॉर्मूला होगा बेसिक टैक्स एक्सक्लूडिंग 112A जो भी बेसिक टैक्स है और 25,000 विच एवर इज लोअर। तो यहां रिबेट विच एवर इज लोअर है, लेकिन जैसे ही इनकम आपकी टीटीआई, अगर टीटीआई आपकी 7 लाख से ज्यादा है, अगर टीटीआई आपकी 7 लाख से ज्यादा है तो रिबेट का फॉर्मूला विच एवर इज लोअर जैसा ऑप्शन नहीं है, रिबेट का फॉर्मूला कुछ और एप्लीकेबल है। रिबेट का फॉर्मूला क्या होगा, रिबेट का फॉर्मूला होगा जो भी आपका बेसिक टैक्स वो लिखिए एक्सक्लूडिंग 112A, उसमें माइनस कीजिए एक्स्ट्रा इनकम ओवर 7 लाख। ये जो बच गया, ध्यान से समझिएगा, ये जो बच गया यही रिबेट, ये रिबेट आया, यहां पर लोअर वगैरह नहीं निकाला। जैसे एग्जांपल लीजिए कि आपकी इनकम 7,10,000, 7,10,000 है, आप न्यू टैक्स रिजीम में आ गए हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में आपका टैक्स बनता है 3 लाख तक 0, 3 लाख से 7 लाख तक 5%, यानी कि 3 लाख से 7 लाख होते हैं 4 लाख रुपए, 4 लाख का 5% होता है 20 और 7 के ऊपर 10%। तो अगर मैं इस पर टैक्स निकालूं, तो 20,000 तो मेरा टैक्स बन गया 7 लाख रुपए तक और 1,000 का मेरा टैक्स बन गया अगले 10,000 तक, तो बेसिक टैक्स आ गया 21, बेसिक टैक्स आ गया 21,000। अब बताइए 7 लाख से एक्स्ट्रा इनकम आपके पास कितनी है, 7 लाख से एक्स्ट्रा इनकम आपके पास कितनी है, 10,000। ये 10,000 अगर आप यहां से माइनस कर दीजिए तो जो बच गया 11,000, ये आपका रिबेट और फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए आपका बेसिक टैक्स 21,000 है।
11,000 आपने रिबेट ले लिया, तो जो बच जाएगा 10,000 रुपए, ये आपका बनेगा बेसिक। और सर ये 7 लाख से कहां तक हम चलते रहे? आप 7,25,000 के बाद निकालना छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बाद रिबेट आएगा, निगेटिव आने लगेगा। ये फिगर निगेटिव आने लगेगा तो रिबेट नहीं मिलेगा। ये फिगर अगर निगेटिव आने लगेगा तो रिबेट नहीं मिलेगा। तो रिबेट का फॉर्मूला यहां पर विच एवर इज लोअर नहीं, जब 7 लाख के ऊपर चले गए तो रिबेट ऐसे कैलकुलेट होगा। तो टैक्स रेट के मैंने सारे अमेंडमेंट्स आपके कवर कर दिए हैं। अब दूसरा अमेंडमेंट है डिडक्शन। डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई में एक 80G में अमेंडमेंट है। 80G के जब आप चैरिटेबल ट्रस्ट करोगे तो प्रोसीजरल अमेंडमेंट है, उसे आप इग्नोर भी कर सकते हो एग्जाम के लिए, क्योंकि उसे हम ट्रस्ट में ऑलरेडी कवर करते हैं। और दूसरा अमेंडमेंट है कैलकुलेशन 80G का। तो 80G के कैलकुलेशन में क्या चेंज है? छोटा सा चेंज, ये देखिए छोटा सा चेंज है। यहां पर नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड बना दिया उन्होंने। पहले नेशनल स्पोर्ट्स फंड था, पहले था नेशनल स्पोर्ट्स फंड, अब उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। तो टेक्निकली देखिए थोड़ा सा चेंज है, बट आपके लॉजिकल अगर बात करें तो आपके नॉलेज वाइज कोई चेंज नहीं है। ये ए लिस्ट में था, ए लिस्ट में रहेगा। और ये तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, पहले की बात है कि बी लिस्ट में सिर्फ एक ही बन गया, एक ही बचा रह गया, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ। ये तो आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे पिछले साल ही। तो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड इन्होंने नाम बदला, बस इतनी सी बात 80G में, और कोई चेंज नहीं। अब जो इंपॉर्टेंट चेंज है वो है सीसीडी में। जी हां, सीसीडी, एनपीएस, आपको याद आ रहा हो एनपीएस। एनपीएस, तो एनपीएस में आपको मैं याद दिला देता हूं। एनपीएस जो हमने कवर किया था कि एनपीएस में हम क्या करते हैं, ये क्या है 80DD कहां से आ गया, ये है 80CCD। एनपीएस में हम डिडक्शन देते हैं, एक तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का, और एक डिडक्शन देते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एनपीएस अगर हम दो हिस्सों में बांटें, अगर मैं यहां आपको थोड़ा सा समझा दूं, तो एनपीएस दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक एम्प्लॉइज एनपीएस, यानी वो एम्प्लॉय जो एनपीएस की स्कीम में कवर्ड है, और दूसरा जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के एनपीएस में आपको याद होगा कि 80CCD 1B में डिडक्शन मिलता था, और 80CCD 1 क्लॉज बी में डिडक्शन मिलता था। बस ये दो ही डिडक्शन यहां मिलते थे। यहां पर 50,000 रुपए मिलता था, और यहां मिलता था बैलेंस कंट्रीब्यूशन, जितना भी बचा रह गया जीटीआई का 20%, और 80C में 1.5 लाख से जो लिमिट बची रह गई वो विच एवर इज लो। इसमें कोई चेंज नहीं। जो एम्प्लॉय वाला एनपीएस था उसमें एक तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता था 80CCD 1B में 50,000, उसके बाद 80CCD 1 क्लॉज ए में बैलेंस कंट्रीब्यूशन, सैलरी का 10%, याद होगा आपको, सैलरी का 10% बैलेंस कंट्रीब्यूशन, और 1.5 लाख से जितनी लिमिट 80C में बच गई वो। इसके साथ जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता था उसका भी डिडक्शन हम देते थे 80CCD सबसेक्शन 2। यहां बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात डिस्कस करना कि ये इकलौता डिडक्शन है जो न्यू टैक्स रेजिम में मिलता है। न्यू टैक्स रेजिम में आपको ये नहीं मिलता। न्यू टैक्स रेजिम में इसका नहीं डिडक्शन मिलता, इसका भी नहीं मिलता, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं मिलता। ये इकलौता डिडक्शन है जो न्यू और ओल्ड दोनों में मिलता है। बाकी सब जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ओल्ड में तो मिलता है, बट न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलता। सीसीडी सबसेक्शन 2 ये कितना मिलता था? अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो सैलरी के 14% तक आपको मिल सकता, और अगर आप अदर एम्प्लॉय हो तो फिर 10% तक ही मिलता था। ये अमेंड होकर 14% हो, लेकिन तब जब कोई न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करेगा। क्या अमेंडमेंट है?
अगर एम्प्लॉई ने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया तो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों ना हो, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का जो 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 में डिडक्शन दिया जाता था पहले, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन सैलरी का 10% विच एवर इज लोअर, वो बन जाएगा सैलरी का 14% और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लोअर। ये है अमेंडमेंट। वैसे आपको तो पता ही होगा, ऊपर यहां पर ये बात तो पता ही होगा। ये अगर नोट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा आपके लिए, आपके बेनिफिट में अगर है तो। आपके लिए जितनी हो सकती है उतनी तैयारी की जा रही है, उतना मेहनत किया जा रहा है, बट लेकिन आपका सपोर्ट तो बहुत जरूरी है। वीडियो शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, यही सपोर्ट है, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे, यही सपोर्ट है हमारा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर न्यू टैक्स रिजीम आप ऑप्ट करते हो तो न्यू टैक्स रिजीम में हम डिडक्शंस कौन से देते हैं? 4, 3 नहीं 4, हम 4 डिडक्शंस देते हैं। सीसीडी सबसेक्शन 2, सीसीएच आपको ध्यान होगा अग्निवीर वाला, डबल जे डबल ए एम्प्लॉयमेंट वाला 30% होता है, और एलए। अब यहां मैंने 4 इसलिए 3 इसलिए लिखा था क्योंकि एलए प्रैक्टिकली इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल बड़ा रेयर है, नहीं होता। एलए हम किसको देते हैं? बैंकिंग कंपनी वगैरह को देते हैं, फाइनेंस कंपनी को देते हैं, जो एसईजेड में जाकर काम करते हैं, आईएफएससी में काम करते हैं, आईएफएससी यूनिट्स को देते हैं। उनका न्यू टैक्स रेजिम से क्या लेना देना? उनका तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी लॉ में लिखा है इसलिए हम मेंशन हमने 4 कर दिया। बाकी ये 3 आपको ध्यान देने का कि इसका डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलता है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर उठाऊंगा। चैप्टर वाइज आपको 2-2, 3-3 चैप्टर जितना हो सके आधे घंटे के वीडियो में वो कवर करेंगे, और आप चैप्टर वाइज ही प्रॉमिस करेंगे मुझे कि हम कंप्लीट करते रहें, और अगले वीडियो की का इंतजार करें। देखते हैं कब आता है, कोशिश कर रहा हूं मैं। मेरे पास और भी क्लासेस होते हैं, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी तो समय है, आपको टेंशन नहीं, मैं आपके